Namaste everyone. So today we are going to discuss about law entrance exams, CLAT Common Law Admission Test and Maharashtra MH Law CET. So how the law entrance exams are conducted, how are exams and how to select your colleges after that. Everything this would be covered in this video. So if you are a student who is trying to pursue law course, a law degree after 12th or after graduation in Maharashtra, this video is for you guys. Coming to the part law degree in India. So middle class people have this common perception कि जब भी आप एडवोकेट या लॉयर्स की बात करते हो एक टेबल चेयर और नोटरी का काम दिखता है बट दैट्स नॉट द केस इन इंडिया नाउ देयर इज कॉर्पोरेट देयर इज लिटिगेशन देयर आर डिस्प्यूट्स देयर इज arbitration और ये सारी चीजों से जो फ्रेशर्स होते हैं या नॉर्मली आज जो लीगल करियर परस्यू करते हैं वो लोग 20-25 lakhs पर एनम वाले पेज पर चलते हैं सो दिस इज नॉट पहले की चीज पहले जैसा लॉ लेट्स कवर दिस थिंग्स लेट्स स्टार्ट हाउ लॉ एग्जाम गोज लॉ एग्जाम तो इंडिया में दो तरीके से आप लॉ की डिग्री ले सकते हैं अगर आप 11th-12th में हैं तो आप 12th के बाद 5 years का so there is a double degree integrated course after 12th so students who have appeared 12th can pursue 5-year LLB programs and the students who have the students who have graduated be it from any field like BA BSc BCom you can pursue a 3-year LLB program so there are two types of degrees which you can pursue law in India there are different colleges अलग अलग colleges है सबको पता है national law universities जो IIT है lawyers का so national law universities and then there are other big colleges like government law college Mumbai Indian law school of Pune Symbiosis so ये सारे colleges ये सारे degrees offer करते हैं but इनके लिए होते हैं entrance exams अब ये entrance exams I won't say कि ये one of the toughest exam है but they are challenging they are not easy obviously entrance exam रखा गया है किसी चीज के लिए तो वो वैसा tough भी होता है so until and unless you are not prepared for it वो tough ही जाएगा and we'll be covering that part in this video जहाँ पे आप कैसे prepare करते और क्या prepare करना चाहेंगे अगर आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज या महाराष्ट्र के लॉ कॉलेजेस में एडमिशन लेना होगा first starting with the very first entrance exam which is common law admission test also known as CLAT so CLAT is a national level entrance जहाँ से आप 5-year LLB program या सिर्फ जो LLM भी होता है अगर आपका कहीं से पहले ही 3-year LLB program हो चुका है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट लॉ प्रोग्राम मतलब मास्टर्स भी करने मिलता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से देयर इज अ क्लैट कंसोर्टियम ओके जैसे यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट करने के लिए यूपीएससी कमीशन होता है वैसे ही क्लैट एग्जाम कंडक्ट करने के लिए क्लैट कंसोर्टियम नाम से एक ग्रुप बनाया हुआ है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में ये लोग अपने अपने में डिसाइड करते हैं और इनके जो 26 टू बी प्रिसाइज आज के डेट में बट ये जो 4 कॉलेजेस है ये इनके बडिंग स्टेज में इनके प्रोसेस चल रहे ऑन ग्राउंड अभी तक एडमिशन इनमें स्टार्ट हुए नहीं तो इसीलिए 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जिसको आप 26 कंसिडर करो ये कॉलेजेस में आपको क्लैट से एडमिशन मिलेगा फॉर 5 years कोर्स मेजरली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज 5-year कोर्स ही देता है 3-year LLB प्रोग्राम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ऑफर नहीं करती This is something very important. Only pilot project has been started in National Law University, Bangalore last year. But वो budding stage में. So still, अगर आप National Law University से LLB करना चाहते हैं, तो याद रखिए आपको 12th के बाद 5 years वाला कोर्स ही करना है. ठीक है? Subjects are very simple, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे. Then there is another entrance exam, ALET. तो All India Law Entrance Test. अब ऐसा है कि यार इतने सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी थे एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने उठ के बोला कि आज से हम लोग क्लैट से नहीं लेंगे हम लोग हमारा अलग एंट्रेंस चलाएंगे सो देयर इज नो वैलिड रीजन व्हाई दे हैव डन दिस और जस्टिफिकेशन बट दे वांटेड अ डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम फॉर देमसेल्व्स सो दे कंडक्ट ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट एंड और भी कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस है जो आपका ALET का स्कोर देख के आपको एडमिशन देते हैं but for now ALET is for National Law University Delhi okay the most
appeared most important kind of अगर कोई entrance है हम लोगों के लिए तो that is Maharashtra State MH Law CET Common Law Entrance Test. ठीक है. So there are n number of colleges in Maharashtra and there is I cannot even say इतना competition होता है in law colleges के लिए. So until and unless you are smart enough to make sure that you appear MH Law CET in a planned manner, आपका वो attempt आप waste कर दोगे. And I am being very practical. I can relate to this myself coming from a town and taking admission in government law college, studying in Mumbai. It hasn't been easy. So I can relate to this. That's why I'm saying if you're trying or if you're preparing to appear Maharashtra Law CET, be diligent. You have to appear it. तो आपको उसके आगे पीछे की 10 चीजें भी देखनी पड़ेगी और उसके लिए वैसा प्रिपेयर भी करना पड़ेगा. एंड महाराष्ट्र लॉ सीईटी से आपको कुछ काफी पुराने रेनोन्ड कॉलेजेस जैसे कि गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, इंडियन लॉ स्कूल पुणे, प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ, ऐसे सारे बड़े कॉलेजेस में एडमिशन लेने मिलता है. सो कीप इन माइंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम इफ यू आर अपियरिंग फॉर लॉ. Then there is SLAT, Symbiosis Law Admission Test, Symbiosis University, सबको पता है. Symbiosis खुद का अपना एडमिशन चलाती है, but Symbiosis Pune has a great. Symbiosis Pune is very famous law college, so you have to take this or you have to consider this exam if you are preparing for national law universities too, because this works as a back. ये हमेशा बैकअप प्लान के जैसा काम करेगा और जो आप लोग का रहना चाहिए. So अब इनके 3-4 अलग अलग ये है, but best of best we always suggest as a student I'll suggest कि अगर आपको सिम्बोसिस पुणे मिलता है तो आप वही ट्राई कीजिए. उसके बाद में अगर आपको हैदराबाद, नागपुर या दूसरे सिम्बोसिस के कॉलेज मिलते हैं तो आप दूसरे लॉ कॉलेजेस प्रेफर कर सकते हैं. ठीक है. How to prepare for law entrance exams? This is very tricky, this is very challenging, but you have to prepare for it. So open mind पहले से ध्यान रख के करना है. सबसे पहले तो है ना, जिन लोगों ने रिसेंट में अपियर किया होगा कोई भी लॉ एंट्रेंस या जो पिछले 5 साल में 6 साल में जिन्होंने लॉ पढ़ना शुरू किया है ना, ऐसे कोई तो भी अगर आपको कोई सीनियर कभी भी मिलता होगा तो बिल्कुल उनसे बात कीजिए. जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो लोग आपको वही बताएंगे. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग एक पर्सनल कोई तो भी आदमी पहचान कर रहा तो उससे पर्सनलाइज्ड एडवाइस लीजिए, आपको पता चलेगा हाउ दिस वर्क्स. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग अकेले प्रिपेयर करो, बट प्रिपेयरिंग इज समथिंग अ बिगर पार्ट एंड यू नीड पीपल इन द रोल ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. अगेन आई एम नॉट सेइंग कि बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप लोग कभी पास ही नहीं हो पाएंगे ये एंट्रेंस, बट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का रहना अपना फायदा होता है. जब आपको कोई तो भी पढ़ाता है या चीजें बताई जाती है तो हमेशा उसका फायदा ही होने वाला है. देयर आर पीपल आई हैव सीन हु हैव जस्ट स्टडीड ऑन देयर ओन, स्टडीड फ्रॉम यूट्यूब एंड दे हैव स्कोर्ड वेरी वेल, बट that doesn't mean everyone can do it or everyone should just try that only. There are well renowned institutes out there who are preparing students for entrances और ये कोचिंग से बहुत सारे टॉपर्स आते हैं. तो कहीं ना कहीं कंपटीशन में हम पीछे ना रह जाए. तो अगर आप लोगों के पास रिसोर्सेस है so you should always try to go through a coaching. Why, you know, everyone can relate to this. Why we should go with a coaching? Comprehensive study material, they give you study material. आज हम लोगों को पता ही नहीं. If you are a student in 11th standard or 12th standard, you don't know what books to refer for entrance. एंड लॉ एंट्रेंस के बुक्स इतने सिंपल है नहीं कि आप बाहर जाओगे और कोई भी बुक स्टोर में बोलोगे कि मुझे ऐसे ऐसे बुक्स चाहिए एंड you'll get that. No. So this is something very important that the apt study material, I'll say apt study material के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लॉ एंट्रेंस के जो होते हैं वो लगाने चाहिए, क्योंकि उनसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से मटेरियल जब आपको मिल जाएंगे तो वो बहुत काम आएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक्सपीरियंस फैकल्टी, एवरीवन नोज एक्सपीरियंस फैकल्टी की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए या जो सब्जेक्ट्स एंट्रेंसेस में है वो सब्जेक्ट्स हमने बचपन से किए नहीं. दिस इज वेरी बेसिक. देयर आर 5 सब्जेक्ट्स व्हिच आर लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश, राइट? तो इंग्लिश यू हैव डन इट.
बचपन से मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट इज मैथ्स एंड दैट इज जस्ट ऑफ एलिमेंट्री लेवल, वो भी आपने बचपन से किया है तो उसका भी प्रॉब्लम नहीं। सब्जेक्ट्स जो प्रॉब्लम देते हैं वो है लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड जीके। हाउ आर यू गोना डू दिस? खुद से नहीं होगा ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू लर्न कि ये चीज आपको कोई तो भी बताएगा तो थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लॉ तो आपने बचपन से पढ़ा ही नहीं है, या जीके में आपने करंट अफेयर से एज अ सब्जेक्ट थोड़ी ना पढ़ा, तो आप क्या कर लेंगे? तो इसीलिए कहीं ना कहीं जब कोई एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको ये चीज के बारे में पढ़ाता है, आप थोड़ा ज्यादा बेहतर इस पर अटेंशन दे पाते हैं और अच्छे से करते हैं। देन द थर्ड पॉइंट इज पर्सनलाइज्ड अटेंशन। ऑब्वियसली आप घर पे अकेले बैठेंगे, इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ 10th 11th स्टैंडर्ड, आई नो माई सेल्फ कि मैं स्टूडेंट हूँ, हम लोग खाली बैठते हैं तो कितने शराफत से पढ़ते हैं, बट दैट्स नॉट द केस। Obviously, when you are into a coaching institute, there is personalized attention. There are teachers looking after you, so you are more focused on your studies. Fourth point, practice mock test. Yes, this is the most important part. अगर आप बस पढ़ाई करते रहेंगे तो आप एंट्रेंस क्लियर नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज समथिंग यू हैवंट सीन। एंड आफ्टर 10th 11th एंड 12th, majorly in this 3 years and the final year of graduation, if you are pursuing a 3 year program, हम लोगों को आदत लग जाती है कि हम लोग प्रीलिम्स अपीयर करते हैं, right? Before boards, we appear prelims. Before every exam, we give something like this. So that's why we need mock test, जो आपको कहीं भी मिलेगा नहीं, क्योंकि ये सारे एंट्रेंसेस जो है क्लैट, एमएच लॉ, सीईटी, स्लैट, सारे ऑनलाइन होते हैं। तो आपको इसके पेपर्स के हार्ड कॉपी कहीं भी नहीं मिलने वाला, और अगर आपको हार्ड कॉपी मिलेगी ही नहीं तो आप खुद से प्रैक्टिस कैसे करेंगे? ये जो मॉक टेस्ट होते हैं ये खुद से बनाते हैं, ये लोग खुद से जब बनाते हैं तो आप लोगों को स्पेशलाइज्ड टेस्ट पेपर्स मिलते हैं अपेयर करने के लिए, ठीक है? तो दैट्स व्हाई अनदर पॉइंट व्हाई coaching classes are necessary. Then there is doubt clarification and motivation. Obviously, again, this comes back to having a better faculty. If there is a faculty, आपके डाउट क्लियर करने के लिए कोई तो भी है तो वो हो जाएगा काम. And motivation. Why I am talking specifically about motivation? Part of motivation is not just अंदर से आने वाला. ठीक है, आप घर पे पढ़ाई करेंगे, you know what you want to do, you know how you want to pursue it. I get that point. But हम जब 11th 12th जैसे जैसे एज में होते हैं, हर बार अंदर से मोटिवेशन काफी नहीं होता। तो जब आप ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, आप दूसरे लोगों को पढ़ाई करता हुआ देखते हैं, इससे कंपटीशन का सेंस आता है। एंड व्हेन यू compete with each other, you try to better yourself, and this is one of the best way of learning things, जो आपको ये लॉ एंट्रेंसेस क्रैक करवाने में मदद करेगी, क्योंकि इतना कंपटीशन है ये लॉ एंट्रेंसेस में जिसकी आपको बहुत जरूरत है। एंड ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसके लिए आपको यूपीएससी जैसा 1 साल दिन में 8 घंटा पढ़ाई करनी। इवन इफ यू स्टडी 5-6 hours a day for 6 months, you will be having all India rank. But you have to study 5-6 hours a day for 6 months, and by being honest with yourself, then you will be definitely scoring a or securing a all India rank. And यही तो हम लोग को चाहिए। अगर ऑल इंडिया रैंक या टॉप 50-100 लोगों में हम आते हैं तो हमको बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉलेजेस मिलते हैं, जहां से बेस्ट ऑफ बेस्ट प्लेसमेंट्स या अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज को ध्यान में रखना चाहिए। नाउ कोर्सेज ऑफर्ड, ग्रेजुएशन के बाद तो आप कुछ भी करिए, आपको एक ही मिल रही है डिग्री, दैट इज LLB. सो देयर इज नो डिफरेंस. if you have completed your graduation from any field, you will be just getting a 3-year degree LLB. बट आप 12th के बाद अगर परस्यू कर रहे हैं तो आपको टाइप्स ऑफ डिग्रीज मिलते हैं, ठीक है? अब कुछ टाइप्स ऑफ डिग्रीज आर BA LLB, BLS LLB, BBA LLB, ठीक है? ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, 5 साल में आपको 2 डिग्री दी जाती है, बट इसमें ना बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस है कुछ चीजों के लिए। LLB तो सब में मिल रहा है, तो आपको लॉ के सब्जेक्ट्स तो हर कोर्स में पढ़ाए जाने वाले, बट अगर आप थोड़ा बेस देख कर जाते हैं, या अगर आपको क्लैरिटी है कि आपको आपके डिग्री के साथ क्या करना है, लीगल डिग्री के साथ आगे क्या करना है, तो उस हिसाब से आपने ये कोर्सेज सिलेक्ट करने चाहिए। So first is very commonly offered in most of the law colleges in India and Maharashtra, that is BA LLB. It's just Bachelor of Arts and Bachelor of
लेजिस्लेटिव डिग्री, राइट? सो बैचलर ऑफ आर्ट स्टार्टिंग के 2 ही साल होता है. तो इन एनी इंटीग्रेटेड कोर्स स्टार्टिंग के 2 ही साल ये वाला डिग्री रहेगा, एंड लास्ट 3 years वुड बी ऑफ प्योर लीगल सब्जेक्ट्स विच इज LLB. ओके, तो सिंपल सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, और ये सारे है ना आपका आर्ट्स का बेस बनाने के लिए, ताकि आपको थोड़ा हिस्ट्री और आपका लैंग्वेज पे हाथ बैठना चाहिए, इसीलिए BA LLB ऑफर होता है, विच वॉज अ वेरी ट्रेडिशनल कोर्स. पहले से BA LLB ऑफर होता था सब जगह. ओवर टाइम डेवलपमेंट्स हुए, देन केम डिफरेंट कोर्सेस, एंड डिफरेंट कोर्सेस आते गए, तो वो सारे कोर्सेस की वजह से एवोल्यूशन होते गया. Why different courses? Because it was need of the hour. So there is BBA LLB. This course is very beneficial for people who are trying to get into general corporate, or so if you have very clear goal that you want to pursue your legal career in corporate or general corporate, which is basically working with big firms and companies. So that's why you pursue with kind of business पार्ट के साथ. सो इन दिस कोर्स आपको स्टार्टिंग के 2 साल BBA के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रॉपर सब्जेक्ट सच एज इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, थोड़ा बहुत अकाउंट्स का पार्ट होता है, बट मेजरली दे कवर द सब्जेक्ट्स जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट के होते हैं. इससे आपका बेसिक एक बैकग्राउंड तैयार हो जाता है जो आपको बहुत काम में आता है जब आप जनरल कॉर्पोरेट में जाते हैं. वेरेस जब आप BA करते हैं, BA LLB या BLS LLB करते हैं, तो आपका लिटिगेशन में जाने के लिए बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग हो जाता है. तो अगर आपके गोल्स क्लियर है कि आपको आगे जाके करना क्या है, तो आपको डिग्री थोड़ा सिलेक्ट करने में भी आसानी हो जाती है. बट अगेन BB LLB इज ऑफर्ड बाय वेरी लेस कॉलेजेस. न्यू स्टार्ट हुआ है तो हर जगह पे ये अभी तक ऑफर होता नहीं, but this is a very good course if you want to go in general corporate. Coming to BLS LLB, so BLS LLB ओवर टाइम एवोल्यूशन के बाद में थोड़ा सा मिक्स करते करते 2-4 डिग्रीज उन लोगों ने बनाया था. BLS स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ लीगल साइंसेस. इसमें आपको प्रॉपर लॉ का जो बेस रहेगा वो बताते हैं. तो अगर वो लोग आपको लॉ का बेस जब सिखा रहे हैं, तो इफ यू आर प्लानिंग टू गो इनटू लिटिगेशन और डिस्प्यूट्स, अगर आपको हाई कोर्ट या दूसरे कोर्ट्स में जाके प्रॉपर प्रैक्टिस करना है, तो ये बहुत काम का है क्योंकि आप बेस बहुत अच्छे से सीख चुके हैं. यहाँ पे ऑब्वियसली द सब्जेक्ट्स आर, यू कैन सी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, बट लीगल लैंग्वेज एंड अदर लीगल साइड, लीगल लैंग्वेज, लीगल एथिक्स, ये सब्जेक्ट्स आपको दूसरे डिग्रीज में नहीं मिलेंगे. ये BLS के सब्जेक्ट्स है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. So legal language are nothing but legal maxims and other things जो आपको कोई सिखाता नहीं है यूजुअली. ये कहीं ना कहीं सीखने की जरूरत है अगर आपको लिटिगेशन करना है. So that's why go for BLS LLB if you are looking for litigation. And not just that, अगर आपका legal background बहुत strong होता है तो आप सिर्फ litigation नहीं, अगर आप जनरल कॉर्पोरेट में भी जाना चाहते हैं तो हमेशा मदद ही करने वाले, क्योंकि आपका लीगल बेस बहुत स्ट्रॉन्ग. ओके, एन ओवरव्यू ऑफ क्लैट, हाउ क्लैट वर्क्स, क्लैट में कैसा होता है, ये सारी चीजों की बात करते हैं. व्हाई क्लैट? क्लैट हमेशा कोई भी जो लॉ परस्यू करना चाहते हैं अगर इंडिया में सारे स्टूडेंट्स आफ्टर 12, आप लोगों ने क्लैट हमेशा ध्यान में रखना है. आपका प्रायोरिटी रहना भी चाहिए कि आप क्लैट अपीयर करें, क्योंकि इससे आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में जाने मिलता है. ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज उस लेवल पे आपकी पढ़ाई करवा देगी. दे विल प्रिपेयर यू ऑन सच अ हायर लेवल that once you are graduated from this particular colleges or universities, you will be getting good opportunities. And it was way back, like before 20 years, 30 years, जब graduate होता था कोई law में, तो वो 10 साल practice करता था किसी और के पास जाकर, क्योंकि उनको idea ही नहीं होता था how all this works. क्योंकि उन्होंने उनके life के 5 साल या 3 साल college में ही निकाल दिए थे, and they had no clue how this works, right? तो उनको 10-15 साल किसी और के पास पहले जूनियर करके काम करना पड़ता था, फिर वो लोग खुद की प्रैक्टिस कर पाते थे. बट इन दिस 5-year कोर्सेस नाउ आप लोगों को बड़े कॉलेजेस में या अच्छे कॉलेजेस में इतना प्रिपेयर करवा दिया जाता है दैट एटलीस्ट यू वोंट फील दैट यू आर अ प्रेशर वंस यू आर ग्रेजुएटेड. एंड आपको खुद से आर्ग्यू करते या बेसिक चीजें फॉर योर सर्वाइवल इन दिस प्रोफेशन, यू विल नो दैट वेरी इजीली. So that's why it is very important to at least trying for good colleges is never bad.
तो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जैसे कि हमने बताया कि इसको कंडक्ट करने वाला जो टीम है उसको क्लैट कंसोर्टियम कहते हैं। ये अलग अलग चीजों के बेसिस पे क्लैट हर साल में एक ही बार होता है क्लैट, वो टेस्ट लेते हैं जिससे कि आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है। 5 सब्जेक्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स मतलब मैथ्स। क्वांटिटेटिव जो मैथ होता है वो एलिमेंट्री लेवल का होता है। इंग्लिश, जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके, गेट दिस डिफरेंस। करंट अफेयर्स मॉडरेट लेवल पे टफ होता है क्योंकि करंट अफेयर्स का रेंज इनका अराउंड 12 मंथ से 18 मंथ का होता है। तो अगर आपका एग्जाम फॉर एग्जाम्पल अगस्त 2023 में है, तो आपको अगस्त 23 से 1-1.5 साल पहले तक का सारा जीके पढ़ना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट जीके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग उतना टाइम स्पेंड कवर करते हैं करंट अफेयर्स। तो ये काफी ट्रिकी होता है, बट इफ यू जॉइन अ कोचिंग ये तो वहाँ कवर हो ही जाएगा। इवन इफ यू आर नॉट ज्वाइनिंग एनी कोचिंग, there are n number of channels on YouTube which cover this very in a very nice manner. So there are some channels, अगर आपको चाहिए तो आप इसको देख लेना, YouTube पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम होता है 2 घंटे का। टिल द बैच ऑफ 2023 क्लैट जो होता था वो 150 क्वेश्चंस का होता था, बट आई हैव रिटर्न 120 क्वेश्चंस हियर ड्यू टू द न्यू नोटिफिकेशन। अब जो आने वाला एग्जाम रहेगा नेक्स्ट ईयर, जो बैच एडमिशन लेने वाली है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में, उन लोगों का एग्जाम रहेगा सिर्फ 120 क्वेश्चंस का। 120 क्वेश्चंस 2 घंटे के लिए। द ट्रिक इज why people score less in CLAT and why people score more in MHCET, बिकॉज ऑफ निगेटिव मार्किंग। तो क्लैट में यही होता है कि निगेटिव मार्किंग है, तो अगर आप 1 मार्क का गलत कर देते हो, कोई भी एक क्वेश्चन अगर गलत कर देते हो तो आपका 1 मार्क नहीं जाने वाला, जो आपने सही किया होगा उसमें से भी 0.25 माइनस हो जाता है। दैट्स व्हाई पीपल हैव स्कोर्ड 0 and negative marks also in CLAT. This is the problem of CLAT and ALET. It works on negative marking, so you have to be very specific about your answer. And if you don't know it, don't take or उसको आप टच ही मत करो, अपियर ही मत करो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि निगेटिव मार्किंग हो जाएगा। एंड दिस इज नॉट द केस विद एमएच लॉ सीईटी, वहां पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं। इट्स वेरी कूल, इट्स वेरी इजी। आप बिल्कुल सारे टिक करके आओ। अगर आपको नहीं भी पता तो आप कोई तुक्का लगा सकते हो, बट क्लैट में नहीं चलेगा। क्लैट में निगेटिव मार्किंग हो जाएगा, अगर गलत हो गया तो मार्क्स चले जाएंगे। एमएच लॉ सीईटी, वाई एमएच लॉ सीईटी इज ट्रिकी। हमको पता तो चल गया कि वो इजी क्यों है क्लैट से, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, बट इट्स 150 क्वेश्चंस फॉर 2 आवर्स। सो आपके पास मॉडरेटली 1 मिनट से भी कम समय है हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, तो आपको ध्यान देना है ये अटेम्प्ट करने में कि 150 क्वेश्चंस 2 घंटे के लिए जब आप दे रहे हो, और उसमें अगर आप लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव मतलब मैथ्स जैसे सब्जेक्ट अपीयर कर रहे हो तो आप सॉल्विंग में बहुत टाइम दे देते हो। तो कहीं ना कहीं पेपर प्रिपरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जो बहुत अच्छे से आप लोगों ने पहले ही करना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, इफ यू आर अपीयरिंग फॉर दिस एग्जाम्स, 6 महीना दिन का 5-6 घंटे शराफत से पढ़ाई करो, एंड यू विल बी हैविंग गुड स्कोर, वेरी गुड स्कोर। एंड जनरली द कट ऑफ फॉर ऑल दिस एग्जाम्स इज इन ट्रिपल डिजिट्स। तो अगर ये 120 या 150 मार्क्स के एग्जाम्स होते हैं तो इनके कट ऑफ भी 100 के ऊपर होते हैं, जो बहुत टफ है। तो कहीं ना कहीं ये ध्यान देने की बहुत जरूरत है। सेम गोज फॉर एमएच लॉ सीईटी, लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स 5 सब्जेक्ट है, बट 150 क्वेश्चन है विद नो निगेटिव मार्किंग। सो समवेयर आपको टाइम मैनेज करना ये एग्जाम में थोड़ा ज्यादा जरूरी। तो देयर आर टाइप्स ऑफ कॉलेजेस। आई हैव सीन दिस एंड फेस्ड दिस प्रॉब्लम माई सेल्फ, क्योंकि हमको पता नहीं होता है कॉलेज क्या लेने। एग्जाम तो हमने अपीयर कर दिया, मार्क्स भी आ गए, पास हो गए, अच्छे भी मार्क्स आते हैं या एवरेज भी मार्क्स आते हैं, बट कौन सा कॉलेज लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए इसके बारे में कभी नहीं पता। एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी डिफरेंट पीपल। आप जितने लोगों से बात करोगे, जितने लोगों से ओपिनियंस लोगे, आप कंफ्यूज होते जाओगे, क्योंकि जो कॉलेज में वो हमेशा उनके ही कॉलेज की अच्छी बात करने वाले हैं। This is very normal human tendency. Somewhere you need a perspective, unbiased perspective, जिसके लिए आपको खुद को knowledge रहना चाहिए, पता रहना चाहिए. So there are types of colleges.
there are private colleges, there are government colleges and there are government aided colleges. गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से होते हैं? तो ऐसे कॉलेजेस जो फुल्ली गवर्नमेंट ही रन करता है, जैसे कि गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई. इसके लिए आपको महाराष्ट्र सीईटी अपीयर करना पड़ेगा. महाराष्ट्र लॉ सीईटी अपीयर करेंगे तो आपको ये कॉलेज मिलता है. देन देयर इज गवर्नमेंट एडेड. ये कॉलेज है ना, होते प्राइवेट एंटिटीज के, पर इनका मैनेजमेंट या इनको कॉलेज चलाने के लिए गवर्नमेंट एड करता है, पैसा देता है. तो ये सेमी एडेड कॉलेजेस होते हैं. डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड दिस कॉलेजेस इज moderately fees would be very low. So if it's a government college, fees would be very, very low. If it's a government aided college, fees would be moderate between 20,000 to 50,000. And if it's a private college, you can expect it should be more than 40,000 any year. कोई भी बहुत रेयरली ऐसे कुछ प्राइवेट कॉलेजेस है जहाँ पे कम होता है फीस 40,000 के नीचे, बट मेजरली लॉ कॉलेजेस में ये अमाउंट 40,000 या उसके ही ऊपर रहता है. यही फर्क है कॉलेजेस के. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आपको अगले 5 साल या 3 साल की डिग्री करनी भी है ये कॉलेज में. तो जब आप जाते हो, आपको उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सारी चीजों के कंपैरिजन में जितनी फीस होती है, दिस मैटर्स. National law schools. These are some national law schools which are like, I have adjusted them in a moderate sequence जो usually लोगों ने select करना चाहिए. I'll explain this why we are doing this. ये sequence follow करना क्यों important है? Because the top 5 to 6 colleges which are in this list have the world class ranking and they are also in top 5, 6 or top 10 colleges of the Indian law colleges के rankings. अगर ये ऐसे ही रैंक में आप जाते हैं तो ऐसा होगा कि यार आप अच्छी जगह पे जा भी रहे हो और पढ़ रहे हो और इट्स वर्थ ऑफ योर स्कूल. आई हैव सीन स्टूडेंट्स एक गलती मेजरली करते, उनके पेरेंट्स भी करते, बच्चे भी करते कि मार्क्स बहुत अच्छे होंगे, बट फॉर एग्जाम्पल आई स्टे इन मुंबई, आई हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, बट ऐसा हो जाता है कि यार एनएलयू मुंबई पास में, मैं एनएलयू मुंबई ले लेता हूँ. कन्वीनियंस देखते हैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, बहुत बार कन्वीनियंस देखते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग. बिकॉज इफ यू हैव स्कोर्ड मार्क्स एनएलयू बैंगलोर या नालसार हैदराबाद के जितना, तो आप छोटे या अंडर रेटेड कॉलेजेस में मत जाओ फिर. एंड अगर आपको मॉडरेट मार्क्स मिले जहाँ पे आपको 3-4 लॉ कॉलेजेस के ऑप्शन है, फिर आप थोड़ा सा कन्वीनियंस देखो कि अगर आपको पटना, पटियाला, मुंबई और उड़ीसा ऐसे 4 कॉलेजेस मिलते हैं तो फिर आप आपके नियरेस्ट वाला जाओ, मैं समझ सकता हूँ. बट अदर देन दैट यू हैव टू ऑलवेज गो विद द सीक्वेंस बिकॉज आपके उतने मार्क्स है एंड इट इज इम्पोर्टेंट कि आप, अगर आपको मार्क्स है तो आप ये कॉलेजेस में जाइए. दैट इज हाउ इट वर्क्स. ओके. एंड ये कुछ कॉलेजेस मैं मेंशन करके रखा हूँ यहाँ पे कि आप जब भी आपका प्रेफरेंस फॉर्म भरेंगे, क्योंकि वंस यू हैव अपीयर्ड फॉर एग्जाम, वंस यू गॉट योर रिजल्ट, आपको प्रेफरेंस फॉर्म या कैप फॉर्म्स भरने होते हैं. तो जब आप क्लैट के लिए भी आपका ऑप्शन फॉर्म भरते हैं, जिसको ऑप्शन फॉर्म कहते हैं क्लैट में, तब आपको ऐसे सीक्वेंस में कुछ सारे कॉलेजेस लगाने पड़ेंगे. एंड आफ्टर दिस जब आपका अलॉटमेंट लिस्ट आता है तो दे विल अलॉट यू अ कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स. सो ऑप्शन फॉर्म में ये सीक्वेंस जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. So that's why always keep in mind rather than your convenience, rankings and the way how they teach the universities, the colleges, आप उसको ध्यान में रखते हो, उनके ग्रेड्स को ध्यान में रखते हो सीक्वेंस बनाया आपको. अदर लॉ कॉलेजेस, ये सारे दूसरे कॉलेजेस है जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज नहीं है, बट इनके कहीं ना कहीं रैंकिंग्स है. सो यूजीसी जब कुछ रैंक निकालते हैं या जो प्राइवेट रैंकिंग अलग अलग कंपोजिशन में रैंक्स देने वाले जो एनजीओज है, प्राइवेट एंटिटीज है, वो लोग ने बताया है कि ये कुछ कॉलेजेस है जो काफी अच्छे, एंड नॉट फॉर द सेक ऑफ एडमिशन, बट सी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, आईएलएस लॉ कॉलेज, फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वेरी फेमस कॉलेजेस. दिस कॉलेजेस आर वेरी फेमस. सो अगर आपके मार्क्स हैं, इफ यू हैव रिसोर्सेस एंड इफ यू थिंक यार मुझे एनएलयू नहीं मिल रहा है या मुझे मेरे पसंद का कोई क्लैट या एमएच लॉ सीईटी के थ्रू नहीं मिल रहा है एडमिशन, कुछ इनमें से मेजर कॉलेजेस है जो आपके क्लैट के स्कोर पे आपको एडमिशन ऑफर करते हैं. ऑफर इन द सेंस आपको फोन मैसेज नहीं आएगा, बट अगर आप इन कॉलेजेस में जाते हैं, कुछ कॉलेजेस के खुद के अपने एंट्रेंसेस होते हैं, बट इफ नॉट दैट इज द केस, वो आपके क्लैट स्कोर पे आपको एडमिशन देते हैं.
एंड विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आपको ये बड़े कॉलेजेस में जाने मिलेगा. बट अगेन, some of these universities conduct their specialized entrance exams and you have to appear that if you want to go in. Law colleges in Maharashtra. There are 3 national law universities in Maharashtra. This is something very important. No other state has 3 national law universities. इंडिया में और कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे ये हो रहा है. ये सिर्फ महाराष्ट्र है कि जहाँ पे मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद 3 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. सो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि इन कॉलेजेस में 50% इज लोकल कोटा. अगर आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट, आप महाराष्ट्र में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, तो आपके कम मार्क्स पर भी आप कहीं ना कहीं ये कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं. देयर आर कंडीशंस, ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, आपको वो एलिजिबिलिटी में आना पड़ेगा. बट दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि 3 NLUs है. तो अगर आपको मुंबई नहीं मिलता है तो आपको शायद नागपुर मिलने के चांसेस है. अगर आपको नागपुर भी नहीं मिलता तो आपको औरंगाबाद मिलने के चांसेस है. एंड बेस्ट थिंग इज ऑल दिस 3 cities हैव हाई कोर्ट. सो in Mumbai, obviously Bombay High Court principal bench. If you go to Nagpur and Aurangabad, you will find Nagpur and Aurangabad bench of Bombay High Court. तो आपको प्रैक्टिकल भी सीखने मिलेगा और कॉलेज के अंदर जो एकेडमिक्स है, जो बुकिश लैंग्वेज है, वो भी सीखने मिल रहा है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप सबने ध्यान में रखना चाहिए. पेरेंट्स ने भी ध्यान में रखना चाहिए कि 50% लोकल कोटा है. आप ट्राई कीजिए, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें रहनी चाहिए आपके पास अगर आपको ये अवेल करना है. Then there are different big colleges: Government Law College, Indian Law School, Praveen Gandhi College of Law, University of Mumbai Law Academy. These are some very good colleges. So most of these colleges have got all India rankings. GLC, ILS, PGCL. PGCL has comes in 2025 top law colleges in India. Again, this Manikchand Pade Law College from Aurangabad. I believe it had some 13th or 16th all India ranks in private colleges. Semi-government aided college, but these are some very good colleges in Maharashtra. So अगर आप महाराष्ट्र लॉ सीईटी अपियर करते हैं तो ये कॉलेजेस को हमेशा ध्यान में रखिए अगर आपको मॉडरेट या बहुत अच्छे लेवल के एकेडमिक्स और प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए. एंड मोस्ट ऑफ दिस कॉलेजेस आर नॉट न्यू कॉलेजेस. ऐसा कोई कॉलेज इसमें नहीं होगा जो या कल परसों में स्टार्ट हुआ. Government law colleges 155 years old. ILS law colleges almost some 80-90 years old. Manikchand Pahade Law College is also some 50-60 years old. All these colleges are running in this state from last 50 years. So 5 decades में इन लोगों ने बड़े बड़े जजेस, बड़े बड़े लिटिगेटर्स, बड़े बड़े लेजिस्लेशन में जाने वाले लोग, बड़े बड़े MLA MP, ये सारे ये लॉ कॉलेजेस से. दिस इज समथिंग, अगर आप डाइवर्स लॉ करियर देखना चाहते हैं तो ये सारे कॉलेजेस ने ऑफर किए. सो महाराष्ट्र में ये कॉलेजेस आपने हमेशा प्रेफर करने चाहिए. एंड अगेन, जब आप जैसे आपने क्लैट के लिए ऑप्शन फॉर्म भरा था, आपको सिमिलर वे में सीईटी के लिए भी एक कैप फॉर्म भरना पड़ता है. इट्स कैप फॉर्म के अंदर भी आपको ऐसे ही आपके प्रेफरेंसेस डालने होते हैं कॉलेजेस के. जहाँ पे आप गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से तो नीचे जो लाइन है, अगर आप वही सीक्वेंस फॉलो करें तो आप कई बेहतरीन कॉलेजेस में रह सकेंगे महाराष्ट्र लॉ सीईटी के. नाउ comes the most important part: beware of scams. As it says, beware of scams. आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जितना स्ट्रेस आपको और मुझे होता है रिजल्ट के बाद, एडमिशन मिलेगा कि नहीं, एडमिशन मिला तो कौन से कॉलेज में मिलेगा, मेरे मार्क्स कम है, मेरे मार्क्स एवरेज है, मिलना चाहिए, यहाँ पे होगा कि नहीं. There are groups out there who are working for their business. There are groups out there जो पैसों के लिए काम कर रहे हैं, और उनके लिए आप सबसे इजी टारगेट है, क्योंकि ये टाइम पे आप सबसे ज्यादा वल्नरेबल. आई नो, लाइक आई हैव फेल्ट दिस पर्सनली. जब मेरा 12th हुआ था, मैंने भी सीईटी अपियर किया था, बट आई हैड नो आइडिया हाउ टू गो अबाउट इट, व्हाट टू डू, कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए. तब ये सबसे फास्ट या सबसे पहले आपको अप्रोच करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो यही होते हैं. ठीक है. The second your results are out, you will start getting messages and emails from private universities. आपके घर पे आपके नाम के पोस्ट आएंगे बड़े बड़े. I can give my personal experience. मेरा 12th हुआ था, मेरा सीईटी का क्लैट का रिजल्ट आया था, मेरे नाम से मेरे घर पे कभी कोई नॉर्मल चिट्ठी भी नहीं आई. मेरे नाम से इतना बड़ा पोस्ट आया था एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, जो नॉर्थ साइड में कहीं तो भी 10 पेज का उन्होंने बुकलेट भेजा था मेरे को कि आप हमारे कॉलेज में लॉ में एडमिशन ले लीजिए. बट नाउ
वी आर स्मार्ट इनफ, आपके मॉडरेट मार्क्स है, और अगर आपको कोई अननोन, आपको नाम भी नहीं पता, जो ऐसा कोई यूनिवर्सिटी अचानक से कोई ईमेल भेजता है, टेक्स्ट करता है, या आपको घर पे कोई पोस्ट भेजता है, तो आपको समझना चाहिए आपको वहाँ एडमिशन लेना है कि नहीं। क्योंकि अगर आपके अच्छे मार्क्स रहते तो आपको खुद बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता, है ना। ये प्राइवेट कॉलेज आपको सामने से बुला रहा है, जबकि स्टैंडर्ड कॉलेजेस जो सीईटी या क्लैट के थ्रू एडमिशन देते हैं, until and unless you have स्कोर कार्ड एंड अलॉटमेंट लेटर इन योर हैंड, ये लोग आपको टेक्स्ट तक नहीं करेंगे, फोन तक नहीं करेंगे। और कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको पोस्ट दे के बुला रही है, तो समझ जाइए कि उनको आपकी जरूरत है, आपको वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल भी गलती मत कीजिए अगर आपको लग रहा है कि आपने सीईटी में 150 में से 80, 90, 85 ऐसा कुछ स्कोर किया है, आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। टॉप 5 नहीं तो टॉप 10, टॉप 10 नहीं तो टॉप 20, क्योंकि 150 जितने कॉलेजेस आते हैं सीईटी के थ्रू, महाराष्ट्र सीईटी के थ्रू। तो जब इतने सारे कॉलेजेस है, आपका कोई ना कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो ही जाएगा। आप गलती करके भी कोई प्राइवेट कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, जो लोग सामने से आपको बुला रहे हैं, एटलीस्ट ऐसे यूनिवर्सिटी में मत जाइए जहाँ पे आपको बहुत सारे पैसे लगने वाले। इट्स वेस्ट ऑफ टाइम एंड इट्स वेस्ट ऑफ मनी। आपके घर वालों का पैसा बर्बाद होगा, क्योंकि ये बड़े बड़े जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, ये रैंकिंग्स में नहीं आते, इन लोगों के बारे में कुछ डिटेल्स नहीं होता है। और कुछ तो यूनिवर्सिटीज होते भी नहीं, दे आर जस्ट फ्रॉडस्टर्स हु विल टेक्स्ट यू, हु विल कॉल यू एंड आपसे पैसे ले लेंगे, आपसे रजिस्ट्रेशन फीस ले लेंगे, जबकि ऐसा कोई कॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता है ओरिजिनल में। ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पेशेंस रखना है रिजल्ट आने के बाद। जब तक आपका कैप प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता सीईटी का, और जब तक आपका ऑप्शन फॉर्म प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता क्लैट का, आप कोई दूसरे यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए बिल्कुल भी एक्साइट मत हो जाइए, या आप पैसे मत भरिए, कोई दूसरे फॉर्म्स मत भरिए। जो फॉर्म्स आपको भरने हैं वो आपके सीईटी कैप फॉर्म्स है और ऑप्शन फॉर्म है क्लैट के, जिसके लिए आपको मेल आते हैं, प्रॉपर मेल आएगा क्लैट कंसोर्टियम और महाराष्ट्र सीईटी सेल से। ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वरना आपके साथ स्कैम हो जाएगा, आप अटक जाएंगे, आपके घर वालों के पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। सो हैव पेशेंस, एंड जैसे ही आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, कोई एग्जिस्टिंग लॉ स्टूडेंट होगा आपके पहचान में, या आपके कोई आस पड़ोस में कोई दूसरे लॉयर रहेंगे, उनसे बात कीजिए, बट ऐसी कोई गलती मत कर देना। ठीक है। कैप एडमिशन प्रोसेस, this is the one of the most complicated process. Why? I'll tell you why this process is very complicated, क्योंकि इसमें है ना बहुत सारी चीजें करनी होती है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और आप लोग सब लोग हमेशा टेंशन में रहेंगे। एज अ स्टूडेंट दिस इज वेरी हेक्टिक कि आप पहले ही प्रेशर में होते हो, आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं, एंड इन बिटवीन दैट इफ समथिंग लाइक दिस हैपेंस, यू आर ऑलवेज वरीड। सो कैप एडमिशन थोड़ा सा ही क्रिटिकल है, बट अगर आप ये ध्यान से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। कोई भी एक सीनियर को या किसी को भी आपके साथ लेके ये फॉर्म भरिए, तो थोड़ा सा सिंपल रहेगा। व्हाट इज कैप? सो कैप इज बेसिक सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। इसमें है ना, जैसे आपका रिजल्ट आ जाता है, आफ्टर योर रिजल्ट आपको कहते हैं कि आप आपके डॉक्यूमेंट्स, द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यू हैव टू अपलोड देम ऑन दिस कैप फॉर्म। What are your original documents? 10th, 12th mark sheet, your 10th or 12th TC. If you have taken a drop between this years, then there is a gap certificate or domicile certificates, Aadhaar card, and basic documents, very basic documents जो आपकी identity और आप कहाँ तक पढ़े ये बता रहे, ये documents आपको upload करना है। ठीक है। ये अपलोड करने में आपका रजिस्ट्रेशन होता है। सो द प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप इज कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर कैप काउंसलिंग, राइट। एंड ये चीज में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब आप आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे अच्छे से। ठीक है। एक मिनिमल रजिस्ट्रेशन फीस है, आपको वो भरना है, अपलोड हो गया। देन देर इज ई स्क्रूटिनी। सो अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट ऑल्सो इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, if you belong to any caste, if you belong to any reservation वाला कोटा, आपको आपके कास्ट वैलिडिटी, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे अपलोड करने पड़ते हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ यू आर ट्राइंग टू अवेल एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, SC, ST, OBC, even for EWS, the open students who are trying to apply for EWS,
आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स रेडी रहने चाहिए, बिकॉज दिस इज द चांस व्हेन यू आर गोइंग टू अपलोड दोज डॉक्यूमेंट्स. ओके, देन देयर इज ई स्क्रूटिनी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स. ये सारे डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटिनी होगी. जो उनको प्रॉब्लमेटिक लगता है, आपको रिटर्न आ जाएगा फॉर्म, आपको ऑप्शन मिलेगा टू एडिट एंड टू अपलोड दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अगेन. या जो भी दिक्कत होती है वो मेंशन करके देते दैट दिस फोटो इज नॉट स्कैन्ड, this particular document is not required, or this particular XYZ document has expired. ये सारी चीजें होती है. So this is important which you need to keep in your mind scrutiny के टाइम पे. इसके बाद में है ना आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आता है. मेरिट लिस्ट इज आफ्टर कैप एक मेरिट लिस्ट बनता है जिसमें आपको पता चलता है कि कौन कितने लोगों ने अप्लाई किया है और उनका रैंक क्या है. ठीक है. वाई दिस? बिकॉज ऐसा कभी नहीं होता है कि इफ देर आर 1000 स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड सीईटी, 1000 के 1000 कैप फॉर्म भी भरेंगे. जब ऐसा होता है तो इसमें से कुछ 50-100 लोग हमेशा कट हो जाते हैं और बचे हुए लोग ही सीईटी का कैप फॉर्म भर. ये इतने सारे लोगों में से कुछ लोगों ने इधर उधर एडमिशन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में या अलग अलग रीजन से ये लोग फॉर्म नहीं भरते हैं कैप का. तो कितना कंपटीशन है और फिर तुम्हारा क्या रैंक है ये पता चलने के लिए एक फर्स्ट मेरिट लिस्ट या अल्फाबेटिकल लिस्ट आता है. ठीक है. ये लिस्ट के आने के बाद में इसमें कुछ लोगों के नाम रह जाते हैं या ऐसा जब भी कुछ होता है तो एक ग्रीवियंस पोर्टल ओपन होता है. आप लोग को कंप्लेन करने होते हैं कि यार हमारा नहीं हुआ, हमारा नाम ही नहीं आया, ये वगैरह. जब होता है आपका फिर से वेरिफिकेशन होगा, फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा विथ योर फाइनल रैंकिंग्स. इन दिस फाइनल मेरिट लिस्ट आपका जो भी रैंक होगा वो चेंज नहीं होता है. तो अगर आपका रैंक टॉप 100 टॉप 200 में, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग अच्छा कॉलेज मिल रहा है बहुत. ठीक है. आप वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में चले जाओगे इंडिया के अगर आपका टॉप 100 में आता है रैंक. बट अगेन फॉर दैट यू हैव टू स्टडी हार्ड. जैसे ही ये फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाता है उसके बाद में फिर से फॉर्म ओपन होता है. वो होता है ऑप्शन फॉर्म. अब जो जैसा कि ऑप्शन फॉर्म हमने क्लैट के लिए भरा था, ऑप्शन फॉर्म हमको यहाँ पर भी भरना है. एंड इन दिस ऑप्शन फॉर्म आपको स्पेसिफिकली सिर्फ आपके कॉलेजेस के नाम भरते हैं, उनके प्रेफरेंस में, उनके सीक्वेंस. साधारण शब्दों में बताओ तो सबसे पहले फॉर्म ओपन होगा कैप का, तब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके वेरीफाई करवा देंगे. उसके बाद में आपका रैंक पता चल जाएगा आपको. उसके बाद में आता है प्रेफरेंस. सेम फॉर्म होता है, आपको दूसरा को चेंज नहीं करना होता है उसमें, आपको सिर्फ कॉलेज के प्रेफरेंसेस भरने. आप स्टार्टिंग से एंड तक में जो भी आपको कॉलेज जैसा भरना है आप भर दीजिए. बट यूजुअली अगर आपके अच्छे मार्क्स है तो आप हमेशा स्टार्टिंग से डाउन तक रखिए, ऊपर से नीचे तक, कोई इशू नहीं. ठीक है. तो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पहले, ILS लॉ कॉलेज बाद में, ऐसी सारी चीजों का ध्यान रखिए. ये सारे सीक्वेंस अगर आप आपके ऑप्शन फॉर्म में, प्रेफरेंस फॉर्म में फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे से हो जाएगा. आफ्टर दिस फाइनली होता है अलोकेशन. अलोकेशन में आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिले. फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव स्कोर्ड 110 आउट ऑफ 150 एंड आई एम ओपन कैटेगरी कैंडिडेट, मैंने पहला GLC का नाम रखा था, दूसरा ILS का नाम रखा था, तो मेरे को जब भी एलोकेशन ऑफ कॉलेजेस रहेगा, अलॉटमेंट होगा, तो उसमें पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज लगा है. वहां पे अकॉर्डिंग टू माई मार्क्स आई विल बी अलॉटेड अ कॉलेज. ओके. ये बेसिक क्या प्रोसेस है, ये इतना टफ नहीं है जितना लगता है. बट अगर आप ये अच्छे से नहीं करते तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपका नाम ही नहीं आएगा लिस्ट. अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं आएगा अलोकेशन के, अलॉटमेंट के, तो आपको कॉलेज ही नहीं मिलेगा. तो कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप इसके पहले के सारे प्रोसेस फॉलो कीजिए, सारे स्टेप्स कंप्लीट कीजिए, ताकि आपका नाम आए और आपको कोई कॉलेज अलॉट किया जाए. सो कमिंग टू एंड, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर पेरेंट्स. जो लोग लॉ करियर परस्यू करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, आप उनके पेरेंट्स ये चीज जरूर ध्यान में रखिए कि इतनी सारी जो चीजें लिखी है ना, अब हम करते हैं ये. पहले के टाइम पे शायद से ऐसा नहीं होता होगा. एंड आई डोंट नो अबाउट पास्ट, बट आई कैन श्योरली स्पीक अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. एंड बीइंग अ लॉ स्टूडेंट माई सेल्फ, आई हैव एक्सप्लोर्ड दिस थिंग, आई हैव इंटर्न्ड, आई हैव वर्कड एंड आई एम स्टिल वर्किंग. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. अगर आपको लिटिगेशन में जाना है, आपके पास क्रिमिनल, सिविल, टैक्सेशन, इतने फील्ड्स है. अगर आप लॉ फॉर्म्स में जाते हैं, सो द स्टूडेंट्स हु आर trying to go in general corporate,
they can go in corporate advisory, mergers and acquisitions, tax practices, litigations, draftings, बहुत सारी चीजें हो जाएगा. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स के लिए सारे जो फाइलिंग्स होते हैं, ड्राफ्टिंग होता है, ये सुनने को अभी आप लोगों को नहीं समझेगा एक बार. But when you are actually in the field, when you are working on ground, when you are working in big offices, you will understand why and how important this is. और इससे पैसा मिलता है. Being very straightforward for students as well as parents, when we pursue some career, हमारा मेन गोल यही होता है कि घर चलना चाहिए, पैसे आने चाहिए, और ये सारी चीजों से पैसा मिलता है. अगर आप कोई भी चीज अच्छे से कर रहे हैं तो आपका काम होने वाला है. एंड दिस इज हाउ यू डू दैट. And even if you are not into just litigation and corporate, there are other things such as in-house counsels, या आप जुडिशरी अपियर करके जज बन सकते हैं, आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं, लॉ मेकर्स होते हैं, एमपी, एमएलएस, ये सब वहां पे पार्लियामेंट और असेंबली में बैठ के लॉज ही बनाते हैं. सो और ये लोग आज भी एग्जिस्ट जो कर रहे हैं, मेजरली लोगों के पास लॉ डिग्रीज. सो इट्स ऑलवेज ओपन फॉर अस. द पर्सन हु हैज डन लॉ कैन गो इनटू एनी फील्ड. There is JAG, there are LPOs, international organizations, government department में तो आप उनके legal advisors बन सकते हो. International organization को उनके legal framework के लिए लोग लगते हैं. JAG is special, एक यहाँ पे आप लोग इंडियन आर्मी के एडवोकेट्स बनते हैं. ठीक है, आर्मी के अंदर उनका खुद का कोर्ट चलता है, डिस्प्यूट्स चलते हैं, तो उसके लिए अलग से एडवोकेट्स होते हैं. ये सारे एग्जाम्स के थ्रू आप अलग अलग चीजें अपियर कर सकते हैं. बट after getting into law, or if you ever question yourself कि अब क्या करना है लॉ में आने के बाद में, या लॉ होने के बाद अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आगे क्या करना है, always look at this chart. इतना सारा कुछ कर सकते हैं. It's not like before. So students and parents, अगर आप अपीयर करना चाहते हैं, परस्यू भी करना चाहते हैं, तो ये चीज ध्यान में रखिए. और जो इसके पहले के अलग अलग माइन्यूट डिटेल्स थे वो आपको जल्दी बाहर कोई बताएगा नहीं, या आपको पता भी नहीं चलेंगे. ऐसे सारे डिटेल्स है, बट लुक एट देम. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर ट्राइंग टू परस्यू लॉ इन महाराष्ट्र एंड ओवरऑल इंडिया. So I believe this is it. Thank you so much.